गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म पढ़े चार। ये चारों आपके समझ में आ गए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, उनके जो रेखाएं हैं वो कैसी होती हैं, बंद वक्र की भांति होती हैं, उसकी दिशा N से S की ओर होती है। स्पर्श रेखा खींचने पर वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हैं और ये परस्पर नहीं काटती। ये प्रश्न आता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती? क्यों? क्योंकि कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो रेखाएं बन जाती हैं जो कि संभव नहीं है। दो दिशाएं बन जाती हैं जो कि संभव नहीं है। तो ये इसका कारण आपको लिखना है। 1 नंबर का प्रश्न आता है, स्पष्ट कीजिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर क्यों नहीं काटती। तो ये इसका आंसर आपको मिल गया। तो ये चारों आपके समझ में आ गए। अब 5वां जो इसका गुणधर्म है, जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर समीप होती हैं, आसपास होती हैं, जैसा कि अपन देखो यहाँ पढ़ा, यहाँ देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी पास पास है, नजदीक है ना। देखो यहाँ भी नजदीक है। तो जहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं, नजदीक होती हैं, समीप होती हैं, उन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता अधिक होती है। ज्यादा प्रबल, ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अपन यूं कह सकते हैं, ठीक है, ज्यादा प्रभावी होगा। तथा जिन स्थानों पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर होती हैं, दूरी पर पाई जाती हैं, वहां चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कितनी दूर दूर है, दूर दूर है ना, यहाँ भी दूर दूर है। तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? कम है। चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा प्रभावी नहीं है, यहाँ ज्यादा प्रभावी है। मतलब दोनों ध्रुवों पर, N ध्रुव और S ध्रुव, दोनों ध्रुवों पर ज्यादा प्रभावी होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सदैव पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत निकलेंगी। ये देखो यहाँ पर, ये चुंबकीय क्षेत्र का पृष्ठ है, तो चुंबकीय पृष्ठ के लंबवत निकलेगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी हमने चुंबक लिया, ये मान लो हमारे पास में चुंबक है, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा ऐसा नहीं है कि इसके यूं चिपक के यूं निकल जाए, ऐसा नहीं होगा। यहां से अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकलेगी तो निकलेगी इसके लंबवत, फिर जिस भी दिशा में बल लगेगा उधर घूम सकती है, मुड़ सकती है वो, ठीक है ना। तो लंबवत होगी वह पृष्ठ के। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वह बिंदु जहां परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है, वहां पर उदासीन बिंदु होता है, N कहलाता है। देखिए यहाँ डायग्राम बना रखा है, ये उदासीन बिंदु N है। यहाँ उत्तरी ध्रुव, यहाँ भी उत्तरी ध्रुव, ये अलग चुंबक है, ये अलग चुंबक है। 2 चुंबक ले रखे हैं, ऐसे ऐसे 2 चुंबक ले रखे हैं और दोनों के समान ध्रुव ले रखे हैं ऐसे, ठीक है। ये NN या ये SS, और दोनों निश्चित दूरी पर अगर रख दिए जाएं तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर क्या होगा? कोई भी चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा, कोई भी चुंबकीय रेखा नहीं बनेगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा आएगी वो इसके कारण प्रतिकर्षित होगी, क्योंकि समान है, ये N है, ये भी N है। तो समान ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करेंगे। प्रतिकर्षित करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से क्षेत्र रेखा आएगी तो वो इसकी तरफ तो आएगी नहीं, क्योंकि N से N की दिशा होती नहीं है, N से S होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होती है? N से S की ओर होती है ना। तो यहाँ से जब निकलेगी तो N की तरफ तो वापस जाएगी नहीं, वो कहाँ जाएगी? N से दूर, तो इधर साइड से निकल जाएगी। देखो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र रेखा निकली, ठीक है। अगर यहाँ N नहीं होता तो ये सीधे निकल जाते, लेकिन यहाँ पर वैसा ही ध्रुव और विद्यमान है, तो यह ऊपर की ओर घूम जाएगी, ऐसे ऐसे घूमेगी ऊपर। यहाँ ऐसा, इधर ऐसा है, ये चुंबक पूरा ही इधर लंबा है ना, आधा पोर्शन दिखा नहीं रखा। तो यहाँ बीच में कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं होगी, और जहाँ क्षेत्र रेखा नहीं होती वहाँ चुंबकीय क्षेत्र भी नहीं होता। तो आप ये भी कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र में ही चुंबकीय क्षेत्र रेखा बनती है। अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 है तो वहाँ कोई भी क्षेत्र रेखा नहीं बनेगी। अब आप
का जो अगला बिंदु है वो है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स वैसे तो बहुत सिंपल सी बात है, मैं आपको एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको बताती हूँ कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। पानी का बहाव आप सबने देखा है, नदी बहते हुए देखा होगा, प्रत्यक्ष रूप से न देखा तो अप्रत्यक्ष रूप से देखा होगा, टीवी में देखा होगा, मोबाइल पे देखा होगा। जब किसी भी बहते हुए पानी के बीच में हम कोई भी एक फ्रेम रख दें, कोई भी राउंड हमने रख दिया, ये राउंड रख दिया, पानी का बहाव इधर से इधर है, इधर से इधर है, ठीक है, बीच में ये रखा हुआ है, ठीक है। तो इस पूरे सर्कल के अंदर से जितना भी पानी एक साथ गुजरेगा, जितनी भी पानी की मात्रा एक साथ गुजरेगी, वो मात्रा क्या कहलाएगी? फ्लक्स। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आ गई। कोई भी चीज प्रवाहित हो रही है, जैसे मान लो मिट्टी आ रही है, इधर से आंधी आ रही है, मिट्टी आ रही है खूब सारी, ठीक है, हमने इसको बीच में रख दिया, ठीक लंबवत ऐसे, इसका जो तल है लंबवत है, तो क्या होगा? जितनी मिट्टी इसके अंदर से जाएगी वह क्या होगा? मिट्टी का फ्लक्स होगा। समझ में आ गया? एक कमरे में बहुत सारे व्यक्ति हैं, एक दरवाजा बना हुआ है बड़ा या छोटा जैसा भी, एक साथ उसमें से 3 व्यक्ति निकल सकते हैं, तो वो व्यक्तियों का फ्लक्स हो गया। 3 क्या है? फ्लक्स। तो मेरे कहने का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी क्षेत्रफल से, ये कोई भी क्षेत्रफल, कोई जरूरी नहीं आप वृत्ताकार ले, जैसे मैंने आपको गेट का एग्जांपल बताया, तो आप आयताकार ले सकते हैं या किसी अन्य आकृति का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो उस आकृति में से गुजरने वाली, आकृति के अंदर से गुजरने वाली जो संख्या है वो क्या कहलाएगा? फ्लक्स कहलाएगा। अब क्या गुजर रहा है? व्यक्ति गुजर रहे हैं तो व्यक्तियों का फ्लक्स हो जाएगा, पानी गुजर रहा है तो वो पानी का फ्लक्स बन जाएगा, मिट्टी गुजर रही है तो मिट्टी का फ्लक्स बन जाएगा। और यहाँ क्या गुजर रहा है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्योंकि हमने इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा सीधी होती है, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, तो इसके अंदर से मान लो 10 चुंबकीय क्षेत्र रेखा एक साथ निकल सकती है, तो फ्लक्स कितना हो गया? 10 हो गया। मान लो इसमें से देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा, इसके अंदर से 4 गुजर रही हैं, 4 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र, इसका चुंबकीय फ्लक्स कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अगर 10 गुजरेगी तो 10 हो जाएगा। अगर बहुत सारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, 50 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक साथ गुजर रही है इस क्षेत्रफल के अंदर से, तो क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र 50 हो जाएगा। तो बात समझ में आ गई, मतलब समझ गए आप। अब मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, पहले ये रखा हुआ था ना, पहले ये रखा हुआ था, इसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, ऐसे टेढ़ा कर दिया। तो अब बताइए कि क्या इसके अंदर से पहले जितने क्षेत्र रेखाएं गुजर रही थी, या पहले जो भी इसके अंदर से गुजर रहा था, उनकी संख्या और अब गुजरने वालों की संख्या बराबर होगी क्या? या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगी ना। इसका क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या व्यक्ति या पानी, जो भी अपन ने लिया, उसकी मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन नीचे आ गया, इसका जो एरिया है, इसका जो क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ जो क्षेत्रफल है वो कम हो गया, ठीक है। अब मैंने मान लो इसको ऐसे ही रख दिया, पानी का बहाव जा रहा है इधर से, और मैंने पानी के बहाव में इसको यूं रख दिया ऐसे, तो क्या इसके अंदर से जाएगा या कोई? मान लो दरवाजे की जो चौखट है उसको हमने नीचे डाल दिया, उसको तोड़ ताड़ के क्या कर दिया? नीचे डाल दिया उसको, तो क्या उस गेट के अंदर से, उस बाउंड्री के अंदर से कोई भी व्यक्ति गुजरेगा क्या? सारे व्यक्ति क्या करेंगे? उसके ऊपर से निकल जाएंगे,
कोई मूर्ख ही होगा जो गेट के ऊपर करेगा और गेट के अंदर से जाके फिर वो जाएगा, नहीं जाएगा ना, कोई नहीं जाएगा। तो क्या होगा, फ्लक्स जीरो, फ्लक्स क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर किसी भी क्षेत्रफल को हम इस प्रकार से रख दें, ऐसे रख दें, तो उसके अंदर से एक भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। चुंबकीय क्षेत्र रेखा अपने पढ़ ली, ठीक है ना, ये है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ये वाली, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं, ठीक है ना। यहाँ तो एक ही चुंबक से बन रही है इसलिए ये गोल गोल घूम रही है, ये सीधी भी हो सकती है, एकदम सीधी, जैसे मैं आपको बताऊं, ये ऐसे भी हो सकती है। ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है, ऐसे, ये इसकी दिशा। ये ऐसी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो सकती है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हमने ये राउंड लगा दिया, एक राउंड का मतलब कोई भी हमने वस्तु रख दी, फ्रेम रख दिया, कोई पदार्थ रख दिया, कोई ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, ये रखा हुआ है, तो इसके अंदर से कितने गुजर रही हैं, 4 क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब मैंने क्या कर दिया, इसको टेढ़ा कर दिया, टेढ़ा का मतलब मैंने यूँ कर दिया इसको, जैसे मैंने आपको भी बताया, इसको इस प्रकार से, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं। अब इसमें हमने किसी भी फ्रेम को या किसी भी क्षेत्रफल को हमने इस प्रकार से रख दिया, तो इसके अंदर से ये जो गुजर रहा है इसके ऊपर से गुजर रही है, ये वाली, ये तो गुजर ही नहीं रही, ये भी नहीं गुजर रही, ये भी नहीं गुजर रही, ये भी इसके ऊपर से निकल रही है, ऊपर से, ठीक है ना। तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। यहाँ पर ये जो है वो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बी, इसको अपन बी बोलेंगे, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को बी के द्वारा व्यक्त किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र को। ये सदिश राशि है इसलिए हमने ऊपर सदिश लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ तो फ्लक्स का मान क्या होगा, 0। यहाँ फ्लक्स का मान क्या होगा, अधिकतम, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो अब हम इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। फ्लक्स क्या होता है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। परिभाषा तो आप लिख दोगे, परिभाषा याद करके लिखना एक अलग चीज है, उस टॉपिक के बारे में आपकी कंसेप्ट क्लियर होना ये एक अलग चीज है। आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि फ्लक्स आखिर है क्या। फ्लक्स एक प्रकार की संख्या है जो किसी भी क्षेत्रफल के अंदर से गुजरने वाली है। उन संख्याओं को, अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लिया तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा हो जाएगी, विद्युत क्षेत्र रेखा बन रही है तो विद्युत क्षेत्र रेखा का फ्लक्स हो जाएगा, वो विद्युत फ्लक्स हो जाएगा, इसको अपन चुंबकीय फ्लक्स बोल देंगे, पानी का फ्लक्स हो जाता है, ठीक है ना। तो मेन जो चीज क्या है, किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाली संख्या, ठीक है ना, तो उसको अपन क्या कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली कुछ क्षेत्र रेखाओं को, कुल क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई बी क्यों लिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र है इसलिए। अगर विद्युत क्षेत्र होता तो हम यहाँ ई लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ई आ जाता, ठीक है ना। तो फाई बी प्रदर्शित करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में पृष्ठ के लंबवत निकलने वाली या गुजरने वाली कुल क्षेत्र रेखाओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे हम फाई बी से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गई।
चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। अदिश राशि, इसकी कोई दिशा नहीं है, केवल संख्या मात्र है ये, ठीक है ना। तो यह क्या होगा, एक अदिश राशि है, सदिश राशि नहीं है। इसके ऊपर हम तीर का चिन्ह नहीं लगाएंगे। चुंबकीय फ्लक्स की इकाई वेबर होती है, वेबर। मैं यहाँ लिख दूं, चुंबकीय क्षेत्र की जो इकाई है वो वेबर, ठीक है। तो चुंबकीय फ्लक्स की जो इकाई है वो WB के द्वारा व्यक्त की जाती है, वेबर होती है। और इसका विमीय सूत्र, विमा आपके है नहीं तो विमा आप नहीं लिखोगे, ये लाइन आप नहीं लिखोगे क्योंकि विमा अभी तक आपने पढ़ी नहीं है। ये विमा आपकी 11वीं क्लास में है, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन आप नोट्स में भी नहीं लिखोगे, नोट्स में भी आपको नहीं लिखना है, ठीक है ना। केवल आप ये लिखोगे कि यह एक अदिश राशि होती है। ठीक है, ये मैंने 12th के अनुसार लिख दिया था। तो ये बीमा आपके अभी तक नहीं है, ये आप इतना ही लिखोगे कि इसका मात्रक वेबर है और यह एक अदिश राशि होती है। अब आपके आता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। यहाँ पर एक डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। चुंबक है, इस चुंबक के N सिरे से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ये क्षेत्र रेखाएं हैं। और यहाँ पर एक कुंडली बनी हुई है, देखो यहाँ से तार गया, ये कुंडली बनी हुई है ऐसे, ठीक है ना, स्प्रिंग के जैसे ये कुंडली बनी हुई है। और ये कुंडली का दूसरा सिरा यहाँ पर, ये जी को कहते हैं अपन धारा मापी। ये क्या है, धारा मापी। जब धारा मापी में विक्षेप आता है, विक्षेप का मतलब देखो ये नीडल हिली भी है ना, साइड में है, ये बिल्कुल सेंटर में होती है, सीधी होती है, यूं, ठीक है ना। ये घूमी हुई, इसका मतलब कि यह धारा को व्यक्त करती है कि इस लूप में या इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। दोबारा सुनिए, ये चुंबक है, चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं बाहर की ओर। यहाँ हमने क्या ले रखा है, कुंडली ले रखी है, ऐसे ये कुंडली बना रखी है, ठीक है। ये धारा मापी लगा रखा है हमने, इसमें कोई भी बैटरी नहीं लगा रखी। कहीं भी आपको बैटरी नजर आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। बैटरी मतलब सेल, हमने कोई भी सेल नहीं लगा रखा। और बिना सेल के धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। इसका मतलब कि यहाँ बिना सेल के, बिना बैटरी के परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। वो कहाँ से आई, वो धारा कहाँ से आई, वो आई चुंबकीय क्षेत्र से। हमने ओरेस्टेड का नियम पढ़ा था, आपको अगर याद है तो। ओरेस्टेड का नियम पढ़ा था ना, जिसमें अपन ने ये पढ़ा था कि जब किसी भी तार में धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न हुआ, विद्युत क्षेत्र से। विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जब विद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है तो वैज्ञानिकों ने ऐसा सोचा कि जब विद्युत से चुंबक क्षेत्र बन सकता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र नहीं बन सकता क्या, वो भी बनना चाहिए, ठीक है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र जब बना लिया तब वैज्ञानिकों ने उल्टा प्रयोग किया। उल्टा मतलब चुंबकीय क्षेत्र ले आए, चुंबक ले आए कहीं से, चुंबक लाके और फिर वहां से विद्युत बनाया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया, धारा प्रवाहित करवाई बिना सेल के, ठीक है ना। तो ये जो प्रक्रिया है इसको अपन कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। तो डायग्राम समझ में आ गया, ये कुंडली लगी हुई है, ये धारा मापी लगा हुआ है,
ये चुंबक है, चुंबक से क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, ठीक है। ये क्षेत्र रेखाएं किसके अंदर से गुजर रही है? इन कुंडलियों के अंदर से गुजर रही है। जो कुंडलियां बना रखी है ना, उनके अंदर से गुजर रही है वो, ठीक है। चित्र में एक कुंडली को धारामापी से जोड़ देते हैं। अब छड़ चुंबक को, ये छड़ चुंबक है, को कुंडली के पास लाते हैं। छड़ चुंबक को कुंडली के पास लाए तो धारामापी में विक्षेप आता है। ये देखो विक्षेप आ रहा है, ये जो निडल है वो घूम गई, अर्थात कुंडली में धारा बहती है। ये विक्षेप आने का मतलब क्या हुआ? सुई हिली, इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें धारा प्रवाहित हुई। धारा का मान चुंबक एवं कुंडली के बीच सापेक्ष गति पर निर्भर करता है। किस किस के मध्य? चुंबक और कुंडली के मध्य। कुंडली स्थिर है, चुंबक को तेजी से लाए, या चुंबक स्थिर है, कुंडली को तेजी से लाए, दोनों में से एक को गति करवाना है, ठीक है ना। तो गति जितनी तेज होगी विक्षेप उतना ही तेज आएगा। तो बात समझ में आ गई सबके? तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इतना आप घर पे पढ़ना आराम से, इसके नोट्स बनाना। बाकी कल मैं जो पढ़ाऊंगी वो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और तिष्ठ धारा जनित्र पढ़ाऊंगी, वो चैप्टर का एंडिंग है। तो आप डेली वीडियो देखना, मैं बार बार कहती हूँ ये बात। डेली वीडियो, अगर साइंस जैसे सब्जेक्ट का आप डेली वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके कोई भी बात समझ में नहीं आएगी। इसमें कोई अलग अलग टॉपिक नहीं है। पहली बात, आप ध्यान से पढ़ोगे। अब ओरेस्टेड का नियम मैंने अभी जिक्र किया, ओरेस्टेड के नियम का। अब जिन बच्चों ने ओरेस्टेड के नियम का वीडियो देखा ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं कि ओरेस्टेड ने क्या बताया। नहीं पता होगा ना, देखो अभी ईमानदारी से बताना। आप जिन बच्चों ने ओरेस्टेड वाला वीडियो नहीं देखा, डायरेक्ट ही वीडियो देख रहे हो, उनके कुछ पढ़ने नहीं पड़ेगा, और उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं। तो आप डेली आपको देखना ही पड़ेगा अगर आपको पढ़ाई करनी है, अच्छे % लाने हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।